हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। हमने देखना है मतलब जैसे हम बात कर रहे थे अभी प्लानिंग की, इकोनॉमिक पॉलिसी की, जो हमारी प्लानिंग हमने बनाई थी 5 इयर्स प्लान जैसे हमारे चले थे 1951 से लेके हमने 1991 तक हमारी यही प्लानिंग चली। तो हम ये बात बताना चाह रहे हैं आज, जैसे हमने पहले अब सक्सेस कंप्लीट करी कि प्लानिंग को कहाँ कहाँ सक्सेस मिली, जो हमने प्लान्स बनाए 5 ईयर प्लान्स जो हमारे बनाए गए उसमें हमने जितने सक्सेस मिले थे वो हमने डिस्कस की। अब हम कह रहे हैं कि हम प्लानिंग जब हमने की तो उसके कुछ फेलियर्स भी हैं, हम फेल हो गए कहीं पर, जैसे जो हमने प्लानिंग की थी वो हम नहीं अचीव कर पाए। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स है जहाँ पे हमें फेल हुए, हम जहाँ पे हम अचीव नहीं कर पाए जो हमारा टारगेट रहा, तो वो आज हमने स्टडी करने हैं। फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन द फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो हमने कुछ ऑब्जर्व किया है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिनके बेस पे हम ये बात कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो प्लानिंग हमने की उसमें हम फेल हो गए। सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो आता है हमारा एब्जेक्ट पॉवर्टी। एब्जेक्ट पॉवर्टी मीन्स एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी कि हद से ज्यादा पॉवर्टी। कहते हैं एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी वाज द सेंट्रल थीम ऑफ प्लानिंग। पॉवर्टी को खत्म करना हमारा सेंट्रल थीम रहा था प्लानिंग का। मतलब हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा थीम लिया हमने वो यही था कि पॉवर्टी को हमने जड़ से खत्म करना है। बट दिस इज वेयर वी स्टैंड इन इंडिया। लेकिन अब देखो हम कहाँ पे खड़े हैं इंडिया के अंदर। 21.9% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। बिलो द पॉवर्टी लाइन बीपीएल का कितनी अभी भी पॉपुलेशन है 21.9%। दीज आर दोज पर्सन हु आर नॉट गेटिंग इवन द एसेंशियल ऑफ लाइफ, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। कहते हैं कि वो पॉपुलेशन है जिसको अपनी जो बेसिक नीड्स है वो भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, जो एसेंशियल्स है लाइफ के लिए वो भी नहीं इनको मिल रही, फूड है, शेल्टर है, क्लॉथिंग है। तो देखो बिलो पॉवर्टी लाइन 21.9% पॉपुलेशन अभी भी है। Amazingly, nearly 50% of those who are absolutely poor in the world who are living in India। और कहते हैं कि अगर हम देखें कि 50% जो पुअर हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर वो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, यानी कि पूरे होल वर्ल्ड में जितने भी पुअर हैं उसका 50% इंडिया के अंदर है पुअर। तो कहते हैं कि हमारा जो सबसे पहला पहलू था वो यही था, सेंट्रल थीम हमारी प्लानिंग का ये था कि हमने पॉवर्टी को खत्म करना है। एब्जेक्ट पॉवर्टी, और हुआ क्या, एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी ही सबसे ज्यादा रह गई। कितनी पॉवर्टी रह गई, वर्ल्ड का 50% पुअर हमारे इंडिया के अंदर मिले। जबकि हमने जो सेंट्रल थीम रखा था प्लानिंग का वो ये था कि हमने पॉवर्टी को जड़ से खत्म करना। तो हम पहले इसमें फेल हो गए, पॉवर्टी को नहीं खत्म कर पाए। सेकंड कहते हैं हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत हाई रेट से। बाय एंड लार्ज वी हैव फेल्ड टू टैकल इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द कंट्री। Because of high rate of inflation during 5-year plans, real income of the people has tended to erode. Also, income divide between haves and haves not has tended to rise. First plan is the only exception when prices slided down. In all other plans, the prices recorded a steep rise. तो क्या कह रहा है कि जो इन्फ्लेशन की रेट थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। जैसे जैसे मतलब हमने इन्फ्लेशनर को लड़ना हमने शुरू किया, यानी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशनरी आया, इन्फ्लेशन गैप आ गया, और उस इन्फ्लेशन को हम कवर अप करने के लिए जैसे ही उसके साथ हमने सोचा अब हम इन्फ्लेशनरी स्पाइरल से निकलेंगे बाहर, तो जितनी रेट से इन्फ्लेशन गया, हाई गया 5 ईयर प्लान्स के अंदर, तो लोगों की जो रियल इनकम थी वो कम होनी शुरू हो जाएगी। मतलब कि जैसे कि उनकी रियल इनकम, बाय चांस हम एक पीपल है, मान लेते हैं हम कि एक पर्सन है, ए नाम है उसका, मिस्टर ए, तो उसकी जो रियल इनकम मतलब उसकी जो एक्चुअल में इनकम जो उसको मंथली सैलरी मिलती है ना वो बाय चांस उसको 10,000 मिलती है, 10,000 पर मंथ उसको मिल रहे हैं। उस 10,000 के अंदर से वो जो अपनी बेसिक नीड्स या फिर किसी और के लिए जो भी अपना सामान ले रहा है उसमें से वो 6,000 पैसे लगा रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और अगर बाय चांस इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो उसको 4,000 उसकी रियल इनकम रहेगी, और जैसे ही इन्फ्लेशन की रेट हाई होती जाएगी तो हो सकता है वही सेम चीज उसे अगले टाइम में 7,000 की मिले, अगले में 8,000 की मिले। ऐसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा तो उसकी जो रियल इनकम है, जो पहले उसे 6,000 में मिल रही थी अब उसे 7 में मिली, यानी पहले उसकी रियल इनकम 4,000 बच रही थी अब उसकी 3 बच गई। इस तरीके से जो उसकी रियल इनकम है ना वो कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो कहते हैं इसी वजह से जो इकोनॉमिक डिवाइड था ना, जिसके पास है जिसके पास नहीं है, मतलब जो रिच सेक्शन है वो तो और ज्यादा रिच होता चला गया, और जिनके पास है ही नहीं कुछ चीज, जो पुअर सेक्शन है वो बेचारा और ज्यादा पुअर होता चला गया। क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, अगर उनको चीजें महंगी मिल रही है तो उनको लोन लेना पड़ेगा। अब लोन को दोबारा उतारने के लिए वही फिर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो कहता है जो पहला प्लान हमारा था वो ही केवल एक एक्सेप्शन था जहां पे प्राइसेस नीचे गिरे, वरना हर स्लॉट में हमेशा क्या देखने को मिला, हमारा हर स्लॉट में जो प्राइस था हमारा, हर एक प्लान जो हमने बनाया उस प्लान के अंदर प्राइसेस जो है हमेशा राइज होते गई। और अगर प्राइसेस राइज होंगे तो क्या होएगा, प्राइस राइज होते ही इन्फ्लेशन आएगा, तो इन्फ्लेशन की रेट हाई रही।
तो हम सेकंड जो हमारे फेलियर्स बता सकते हैं प्लानिंग की वो ये है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन को हम नहीं रोक पाए, और क्योंकि इन्फ्लेशन को हम नहीं रोक पाए इसीलिए जो लोगों की रियल इनकम थी उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, रियल इनकम लोगों की कम होती चली गई, और रियल इनकम जैसे ही लोगों की कम हुई तो क्या हो गया, जो हैव और हैव नोट्स का जो गैप था, इकोनॉमिक डिवाइड था, वो और ज्यादा बढ़ता चला गया। जिनके पास है उनके पास रहा, और जिनके पास नहीं था उनके पास नहीं रहा। अब अगर हम प्लानिंग के थर्ड पॉइंट पे आए तो वो था अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, यानी कि लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे, यानी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहा। While more and more opportunity of employment have been generated, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की जनरेट की गई, चैलेंज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज नॉट सब्सिडाइज्ड, जो अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंज था उसको हम रोक नहीं पाए। यानी हमने पहले ये सोचा था कि जब हमने प्लान्स बनाने शुरू किए तो उस प्लान्स में हमारा यही था कि हम ज्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे एम्प्लॉयमेंट को, और उसकी वजह से हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है यहाँ पे कि हमने जो प्लान्स बनाए उनके टाइम पे हम अनएम्प्लॉयमेंट के चैलेंज को कम नहीं कर पाए, सब्सिडाइज नहीं कर पाए। एट द एंड ऑफ फर्स्ट प्लान 53 लाख पर्सन वर अनएम्प्लॉयड, जैसे ही पहला प्लान हमारा खत्म हुआ तो 53 लाख पर्सन अनएम्प्लॉयड थे। दिस नंबर रोज टू ओवर 4 करोड़ एट द एंड ऑफ 11th प्लान, और ये नंबर और ज्यादा बढ़ गया था, 4 करोड़ हो गया था। पहले 53 लाख पर्सन से फिर 4 करोड़ हो गए जैसे ही 11th प्लान हमारा खत्म हुआ। तो कहते हैं इन मार्च 2016 नंबर ऑफ रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड इंक्रीज टू 4.35 करोड़। फिर से मार्च 2016 में फिर ये रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड पर्सन्स का फिर से राइज हो गया 4.35 करोड़। दिस इज अमर्जिंग टू बी अ सीरियस कॉज ऑफ सोशल अनरेस्ट थ्रेटनिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो ये कह रहा है कि ये अलग से दिखाई दे रहा है कि ये सोशल अनरेस्ट है यहाँ पे, और ये हमारी ग्रोथ के प्रोसेस के अंदर भी थ्रेटनिंग, यानी कि ये धमकी है कि ये हम ग्रोथ की प्रोसेस पे आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती। ग्रोथ क्यों नहीं हो सकती? जब हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयड भरा पड़ा है, जो चाहते हैं कि हमें जॉब मिले, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे हमें जॉब मिल जाए, उनको जॉब नहीं मिल रही। जिनके पास एबिलिटी है जॉब लेने की और जो चाह भी रहे हैं कि हमें एग्जिस्टिंग वेज रेट पे जॉब मिल जाए, अगर उनको जॉब नहीं मिल रही तो इसका मतलब वो अनएम्प्लॉयड है। अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो ये बताना चाह रहा है कि हमने जो 5 ईयर प्लान्स बनाए थे उसके अंदर हमने सोचा था कि अनएम्प्लॉयमेंट को बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी निकालेंगे। तो हमने ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी यानी प्लान्स बनाने में, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं कर पाए। जब हमने पहला प्लान हमारा खत्म हुआ तो 53 लाख ऐसे पर्सन थे जो अनएम्प्लॉयड थे, और फिर अनएम्प्लॉयड की रेट बढ़ती, अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट थी वो बढ़ती ही चली गई। 4 करोड़ हो गई थी वो जब 11th प्लान हमारा खत्म हुआ, और 2016 मार्च के अंदर ये 4.35 करोड़ तक पहुंच गई थी। मतलब बार बार इंक्रीज ही होती रही। कौन सी रेट? एम्प्लॉयमेंट की रेट नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट, बेरोजगारी की रेट, जहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, ऐसी रेट इंक्रीज होती चलेगी। अगर ऐसी रेट इंक्रीज होगी तो क्या होगा? पॉवर्टी आएगी, पॉवर्टी आएगी तो क्या होगा? हमारी जो ग्रोथ वो नहीं हो पाएगी। तो इट मीन्स हमारी जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ थी वो इंक्रीज नहीं हो पाई, उसके अंदर बहुत बड़ी ये रुकावट, ऑब्स्टेकल क्रिएट किया अनएम्प्लॉयमेंट ने। और ये यही कारण था कि हम जो प्लानिंग हमने की, इन रीजंस की वजह से हम फेल हो गए। इंडिया के अंदर प्लानिंग करने के बाद भी हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे। तो आज तो हमने ये स्टडी किया, हमने ये 3 पॉइंट्स आज हमने स्टडी किया है। पहला, क्यों नहीं, कैसे फेल हुई प्लानिंग इंडिया के अंदर? एब्जेक्ट पॉवर्टी एक्सट्रीम रही। सेकंड में हमने क्या? रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो हाई रहा, हम कम नहीं कर पाए इन्फ्लेशन के रेट को, प्राइसेस को हम कम नहीं कर पाए। और थर्ड हमने पढ़ा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, यानी अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट रही वो भी हमारी हाई टू हाई होती चली गई, हम उसको रोक नहीं पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।